अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है एटो फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो एएस में लास्ट ईयर तक एएस में शामिल था वो भी इसमें आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज है Q2 एंड बोथ आर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको ये पता है कि दे विल इनके बीच में डिस्टेंस जो है हमारे पास, इनके सेंटर में डिस्टेंस जो है दैट इज R। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो जिस फोर्स से रिपेल करेंगे लेट्स से वो फोर्स F है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बदलेगी। ये फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? ये फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और जितना आप चार्जेस की मैग्नीट्यूड को ज्यादा करोगे ये फोर्स बढ़ती जाएगी। और दूसरा, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर चार्जेस। तो इसको अगर मैं इस तरह करूं कि F इज, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूं तो ये यहाँ पे ये कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में बात है। और एप्सिलॉन जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी होती है और इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ये जो बात मैंने आपको बताई इसको हम कूलम्स लॉ के तौर पे ये मशहूर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. Okay जी, so इसमें इस पूरे कांस्टेंट इसको हम k का नाम भी देते हैं। k is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। इसकी वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस निकालते हो और फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस जो है वो सेम होगी और इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। चाहे एक इन चार्ज के अगर एक चार्ज छोटा है एक चार्ज बड़ा है, फोर्स एक दूसरे पे इक्वल ही लगा रहे होंगे। ओके, तो दूसरी इसमें बात है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज और हम कब पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मेटल चार्ज स्फीयर है, ठीक है, तो इसको इसके चार्ज जो है इसकी मेटल चार्ज स्फीयर के जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस के ऊपर लाई करेगा।
अगर हम इसको बाहर से किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये एक पॉइंट चार्ज के तौर पे नजर आएगा। ठीक है, हमें ये लगेगा, ये हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज, फॉर एग्जांपल इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q था, तो हम ये इसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, और इसलिए इसको हम पॉइंट चार्ज के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हमने देखी। उसके बाद अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी। वजह यह है कि फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हम रखेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज आपने रखा हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट चार्ज होगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज Q पड़ा है और इससे इस डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी और इसका क्या फार्मूला होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं Q, फिर फोर्स निकालेंगे। फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r स्क्वायर। अब ये फोर्स ऑन दिस चार्ज है, तो इस फोर्स को उठा के इस फॉर्मूले में डाल दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी दिस फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस Q। ये यहां से इसको डिवाइड कर लें, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनेगा E विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Q से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। अब मैं इन दोनों रिलेशनशिप्स को आपको दिखाऊंगा कि अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is proportional to this charge, or electric field strength is inversely proportional to the square of distance from this charge। जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी, जैसे R को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और R को अगर आप कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। अच्छा जी, अब अगर इसका मैं ग्राफिकल व्यू दिखाऊं आपको, अगर आपके पास लेट्स से यू हैव a point charge which is placed at
this point, and we want to find draw electric field strength due to this charge, और let's say ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है तो ये आगे इस तरह का ग्राफिकल एक्सप्रेशन बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या है? अगर इसका डिस्टेंस अगर आप डबल कर दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्टेंस x है और x पे इसकी वैल्यू आपको दी हुई है E1, तो डिस्टेंस 2x पे इसकी वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो दैट वैल्यू विल बी E1 डिवाइडेड बाय 4, जो यहाँ पे देखेगी। और अगर डिस्टेंस को 3 टाइम करोगे तो ये वैल्यू कितनी कम होगी? आप वीडियो को स्टॉप करके सोच सकते हैं कि अगर आप डिस्टेंस 3x करें तो ये 1/3x होल स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास E1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ होगा वो इस तरह होगा अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ 1 चार्ज आपके पास 2 चार्जेस पड़े हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप ड्रॉ करना चाह रहे हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके पास एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा हुआ है, लेट्स से ये आपके पास पॉजिटिव है और ये चार्ज भी आपके पास पॉजिटिव है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन दीज 2 चार्जेस अगर देखेंगे तो अब पहले आइसोलेटेड चार्ज था, अब ये दोनों चार्जेस हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या वेरिएशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि अब किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, ड्यू टू दिस चार्ज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं इसको E1 की बात कर देता हूँ और इस चार्ज की वजह से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे, तो अवे फ्रॉम चार्ज वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे बिटवीन दीज 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये जानना जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको वेक्टर्स के तरीके से आपने ऐड करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ तो लेफ्ट डायरेक्शन पे क्या होगी? नेगेटिव होगी। वेक्टर कन्वेंशन के तहत हम बात करेंगे। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम ड्रॉ करेंगे Q1 की वजह से, तो दिस इज टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगी और इस तरह डिक्रीज होती जाएगी एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और अगर मैं इस चार्ज की वजह से देखूंगा, दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट, और फिर इसको मैं नेगेटिव कहूंगा और इस चार्ज के करीब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड, और जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से इसको प्लॉट कर रहे हैं तो वो इस तरह होगा। ठीक, अब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन दीज 2 चार्जेस बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखें ये वैल्यू माइनस में, इस पॉइंट पे अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ये वैल्यू प्लस में, तो इसका और इसका सम जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, फिर अगर इस पॉइंट पे देखूं जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतनी नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास सम ये आ जाएगा 0। और अगर पॉइंट बाय पॉइंट इसको प्लॉट करने की कोशिश की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ चार्जेस विल वेरी लाइक दिस। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बिटवीन दीज 2 चार्जेस। तो अगर मैं उसको लेबल कर दूं, ये आपके पास ड्यू टू
Q1, ये दिस इज ड्यू टू Q2, और ये जो है दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी, क्योंकि इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आपके पास वेरिएशन अगर देखी जाए तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आके 0, और फिर दूसरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम साइन ऑफ चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उनके दरमियान में एक पॉइंट पे 0 होगी। अगर ये दोनों चार्जेस माइनस होते फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ इस तरह का ही होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी वेरी करेगी। यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज Q1, और मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज Q2। अब देखिए दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन होगी, दिस इज लेट्स से E1, और ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसी तरफ होगी, दैट इज E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दरमियान में एक ही डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन को लेट्स से मैं पॉजिटिव से शो करता हूं, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज विल वेरी लाइक दिस, इसकी सरफेस पे मैक्सिमम, और इफ आई ड्रॉ स्मूथ कर्व तो ये यहाँ पे इस तरह होगी इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे वेरी होगी। अगर हम इनका कंबाइन इफेक्ट ड्रॉ करेंगे, अब आपको लॉजिक पता है कि पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना होता है, तो यहाँ पे मिनिमम एंड देन इट विल गो लाइक दिस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मिनिमम होगी, और इस पॉइंट पे देख लें ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐड होके ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ऐड होके ये आ गई। तो इस तरह ये वैल्यू दोनों की इक्वल वैल्यू यहाँ पे ऐड होके ये बन गई, उसके बाद ये और ये सम होके ये और ये सम होके ये और ये दोनों सम होके ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की का ग्राफ इस सूरत में ये होगा। ओके जी, तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दरमियान में 0 नहीं होगी। अच्छा, अगर हमें ये कहा जाए कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ से मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन, या कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव कर रहा है इस पॉइंट से इधर की तरफ, और अगर हमें कहा जाए कि वेरिएशन ऑफ फोर्स बतानी है, तो आप देखें फोर्स इज इक्वल टू E टाइम क्यू। जैसे जैसे E वेरी होगा वैसे वैसे फोर्स वेरी होगा। अगर E मिनिमम हो जाएगा तो फोर्स भी मिनिमम। अब देखें यहाँ पे E मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, जैसे जैसे E डिक्रीज हो रहा है फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ E मिनिमम हो गया फोर्स मिनिमम, फिर फोर्स E बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रही है। तो वेरिएशन ऑफ फोर्स अगर हमें कहा जाए इसके दरमियान इस चार्ज क्यू पे कैसी है, तो हमें वेरिएशन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी पड़े, तो हम इस तरीके से आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे कि फोर्स यहाँ मैक्सिमम, फोर्स डिक्रीज हो रही है एंड मिनिमम हो गई है, एंड देन फोर्स इंक्रीजेस। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ फोर्स between uncharged cube that moves from positive Q1 to negative Q2। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद अगली बात आती है
आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखें, अगर आपके पास एक चार्ज क्यू पड़ा है, दिस इज चार्ज क्यू, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा है एट ए डिस्टेंस r from this charge, from the center of this charge, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट which is at distance r will be given by इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं EP से शो करता हूँ, that is 1/4 pi epsilon q स्मॉल q ओवर r। अब देखें, इस फार्मूले की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना आपको इसकी डेरिवेशन के चक्कर में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बेसिकली होती है फोर्स टाइम डिस्टेंस, और या वर्क डन फोर्स टाइम डिस्टेंस। फोर्स होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन q ओवर r स्क्वायर, टाइम डिस्टेंस r कर देंगे तो इसकी ये डायमेंशन इस तरह q ओवर r बन जाएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज q टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। यहाँ कोई इंफिनिट पॉइंट होगा दूर इस चार्ज के, लेट्स से दिस इज इंफिनिट पॉइंट, और इस इंफिनिट पॉइंट पे इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 होगी। सो इसलिए इस जगह पे आपके पास जो है इस जगह से इस जगह तक लाने में इस चार्ज क्यू को जो वर्क डन करना पड़ा है चार्ज क्यू पे, वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी ऑफ दिस चार्ज विच इज एट डिस्टेंस r। ओके, सो अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखें, अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पॉजिटिव होगी। अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट साइन के होंगे, सेम साइन, और पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव इफ अपोजिट साइन। ओके, सो अब मैं ये दिखाऊंगा आपको कि अगर चार्ज, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर हम r के ग्राफ को देखें, मेरे पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। इसकी वेरिएशन मेरे पास क्या होगी, ये इस तरह वेरी करेगा। इससे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे इस चार्ज क्यू से हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है एज r इज इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है जब r को इन्फिनिट कर देते हो। ठीक, मतलब जैसे जैसे इस चार्ज को इसके करीब लेके आएंगे तो हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। सो जब दो चार्जेस के बीच में, जब दो सेम साइन के चार्जेस हों तो उनको करीब लाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे दूर जाएगी क्यू, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मसलन इस क्यू को यहाँ पे रखते हैं अगर रेस्ट पे, तो इसके
रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इस तरफ जाएगा और इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, दूसरी अहम बात कि अगर आपके पास दोनों चार्जेस का साइन अगर आपके पास डिफरेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें तो किस लिहाज से वेरी होगी। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज EP इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्मॉल q ओवर r। अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नेगेटिव होगी। मसलन ये चार्ज Q पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज, ये वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब देखें, इस डिस्टेंस r पे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आपके पास क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे साइन जो है आपके पास माइनस होगा और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह वेरी होगी। अब इस ग्राफ से क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जैसे आप R इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की वो बढ़ती जा रही है और यहाँ 0 हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से छोटी है। तो जैसे जैसे हम R को इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट पे है विच इज 0, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज जो है वो माइनस में। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से देख के हम बता सकते हैं कि चार्जेस सेम है या अपोजिट चार्जेस। दूसरी अहम बात हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपके पास ये चार्ज Q पड़ा है और ये 1 इस पॉइंट पे आप बात करें तो 1 कूलम चार्ज को अगर आप इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आएंगे, दिस इज इंफिनिटी, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसको इधर तक लाने के लिए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। So work done per unit charge to bring it from infinity to the point inside the electric field is known as electric potential at that point. अच्छा, अब जब हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि दिस इज वर्क डन ऑन चार्ज Q, that is Q small q over R, और अगर इस चार्ज को 1 कूलम कर दें तो फिर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट चार्ज। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर Q आपके पास पॉजिटिव होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज Q नेगेटिव होगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नोट करने की बात। और दूसरी अहम बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल स्केलर के तरीके से ऐड करेंगे। अब देखते हैं जी, अगर आपके पास ये चार्ज Q पड़ा है, अब मैं आपको चार्ज Q जो पॉजिटिव है उसके लिहाज से बात करते हैं। तो लेट्स से अगर ये पॉइंट चार्ज Q यहाँ पॉजिटिव पड़ा है
तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह की वेरिएशन में होगा। दिस इज V। अब देखें जैसे जैसे R बढ़ रहा है तो V विल डिक्रीज अगर ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज माइनस में होता तो फिर इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्लॉटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, इस इक्वेशन से आप देख लें कि अगर Q माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन इस तरह होगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सूरत में 0 होगा एट इंफिनिटी, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, पॉइंट ए अगर बात कर रहे हैं और पॉइंट बी पे बात करें तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। तो जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ता जाएगा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा जी। अब अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे प्लॉट करेंगे? एक चार्ज आपके पास यहाँ पड़ा है और दूसरा चार्ज लेट से यहाँ पड़ा हुआ है इसके सेंटर। लेट से ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही पड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, अब इसका पोटेंशियल विल वेरी लाइक दिस, और इस चार्ज का पोटेंशियल जो है वो भी पॉजिटिव होगा और वो वेरी करेगा इस तरह। जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा और दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब इनको हमने ऐड करना है और वो वही लॉजिक के दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट ये ऐड होके इस तरह, और ये आप ऑलरेडी जान चुके हो कि इनका जो सम है वो कैसे करेंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास मिनिमम है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, मिनिमम है, और फिर पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आपके पास दोनों चार्जेस लेट्स से माइनस में, एक चार्ज आपके पास है यहाँ माइनस Q1 एंड माइनस Q2, अब इसका पोटेंशियल आप प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, और अगर आप इसका पोटेंशियल प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू आप देखें ज्यादा नेगेटिव है, ये कम, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसलिए इसके सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। अब अगर इनको प्लॉट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, रिजल्ट माइनस में, एंड द पोटेंशियल विल वेरी लाइक दिस। ठीक है, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा जब दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है फिर पोटेंशियल कैसा होगा? लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2, और यहाँ पे हम पोटेंशियल को प्लॉट करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से पोटेंशियल ऐसा, और इसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो
नेगेटिव में, और ये आपके पास ऐसा। और हम रिजल्ट अगर प्लॉट करें तो अब देख लें रिजल्ट इसका तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है आपका 0 होगा। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के का ग्राफ आपको दिया होता है, वो पूछता है कि ये चार्जेस के साइन सेम है या डिफरेंट। तो इसलिए अगर पोटेंशियल दरम्यान में 0 हो रहा है तो आपने फिर ये बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो आपके अपोजिट साइन के। दूसरी अब अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज स्फीयर है और मेटल चार्ज स्फीयर है। अब उसके साइज की हम बात करें, एंड दिस इज स्फीयर, मेटल चार्ज स्फीयर है, लेट्स से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो चार्ज इसकी सरफेस पे लाई करेगा। मेटल जो स्फीयर होता है चार्ज, सारे का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे लाई करता है। अब अगर हम देखें इनसाइड मेटल चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ को 0 होगी। इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो? लेट से आप कोई दरमियान में पॉइंट चार्ज लेके आते हो, लेट से दिस इज पॉजिटिव क्यू, तो इसका हर पोर्शन इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड दिस इज 0। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्लॉट करें तो इनसाइड इसके 0 होगी और इसकी सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी इस तरह डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ वी कंसिडर a conducting charge metal sphere, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड आपके पास 0 होगी। तो ये पॉइंट जहां पे ये मैक्सिमम होगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो समटाइम ये आपको ग्राफ दिया होता है और वो पूछता है कि जी रेडियस ऑफ स्फीयर क्या कितना होगा। मतलब ये अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये जैसे ये ई का ग्राफ है, तो रेडियस अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद रेफरेंस टू डिस्टेंस आर। अच्छा जी, दूसरी हम बात ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेफरेंस टू आर, तो आपको पता है कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा क्यू आर पावर -1। अब देखें डेल्टा वी बाय डेल्टा आर या डी वी बाई डी आर, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि इसका डेरिवेटिव -1 आर पावर -2 होता है। तो ये चीज, ये पावर नीचे आ जाती है और इसमें से एक चीज कम हो जाएगी। तो डेल्टा वी, इसको सॉरी लिख लेते हैं डी वी बाई डी आर, ये इसको हम डेल्टा वी कहते हैं। तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर, नीचे ले जाएं इसको दोबारा, तो ये आपके पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी
इज इक्वल टू नेगेटिव ई, या हम ये कह सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये पेपर में आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डेल्टा वी। तो आपने कहना है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज E. E is negative gradient of electric potential। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है और वो कहे E प्लॉट करके दे दें, तो फिर आपने इस कंसेप्ट के तहत उसका E प्लॉट करना है। लेट्स से दिस इज V, सॉरी दिस इज V एंड V फॉर एग्जांपल आपको इस तरह दिया हुआ है, ये वेरिएशन ऑफ V है। तो आप देखें E is equal to negative gradient of V, यहाँ इस पॉइंट तक V का ग्रेडियंट 0 है, V कांस्टेंट है, सो दिस मीन्स E विल बी 0। यहां से यहां तक E 0 होगा। E will be 0 till this point। उसके बाद क्या हो रहा है कि ग्रेडियंट आपका नेगेटिव है, ग्रेडियंट अगर आपका माइनस में होगा तो E विल बी पॉजिटिव, क्योंकि E इज नेगेटिव ग्रेडियंट। सो इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसके बाद आप देखें कि ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो, इससे E की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। जहां पे ये 0 पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे E 0 हो जाएगा। सो दिस इज E व्हेन यू आर गिवन V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज स्फीयर, मेटल चार्ज स्फीयर के इनसाइड E 0 है तो इसका मतलब होगा वहां पे V कांस्टेंट होगा। जैसे ये V कांस्टेंट है, E 0 का मतलब जहां तक E 0 है, E तब 0 हो सकता है जैसे V कांस्टेंट हो। तो अगर मेटल चार्ज स्फीयर है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका V प्लॉट कर दें, पहले हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे थे इसलिए उसका साइज की हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये मेटल चार्ज स्फीयर है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और हमें बात कर रहे हैं V की बात कर रहे हैं, V प्लॉट करने की बात कर रहे हैं। तो V विल बी कांस्टेंट इनसाइड द मेटल स्फीयर। उसके बाद जो है V डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये वेरिएशन ऑफ V होगी, और जहां तक V कांस्टेंट है वो उसका रेडियस होगा। अगर आप इस साइड पे बात करेंगे, मैं हमेशा इस साइड पे बना रहा हूँ, अगर आप इस साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी यही, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ तक, और फिर E इस तरह डिक्रीज होगा। दिस इज वेरिएशन ऑफ V विद रेफरेंस टू R। तो अगर आप इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूं तो इसमें मैक्सिमम सारी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है कि कैसे इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा क्या, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ को हमने डिस्कस किया, और वेरिएशन ऑफ फोर्स हमने देखा कि दैट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आप डबल कर दोगे तो फोर्स विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की प्लॉटिंग की बात की डिफरेंट चार्जेस के साथ। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की। ठीक है, आखिरी एक बात रह गई जो मैं आपको यहाँ कर देता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है V, और वो कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट A से B तक जाता है। A पे पोटेंशियल है V1 लेट्स से, और यहाँ पोटेंशियल V2 है।
A charged particle Q moves from point A to point B. What is change in potential energy? So change in potential energy will be equal to charge times change in potential. चेंज इन पोटेंशियल को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो इसलिए दिस विल बी Q टाइम V2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल आपने करना है. ठीक हो गया जी. सो इस केस में ये चीज नेगेटिव में आएगी. इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है चार्ज की जैसे ये आगे जा रहा है. आखिरी एक अहम बात कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q आपके पास पड़ा है और ये पॉजिटिव है और ये चार्ज स्मॉल q भी पॉजिटिव है, यहाँ से आपने रेस्ट पे छोड़ दिया या इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 से आपने छोड़ा. तो ये डिस्टेंस r पे पड़ा है. अगर आप इस डिस्टेंस पे r2 डिस्टेंस पे इसकी स्पीड निकालना चाह रहे हैं क्या होगी. अब देखें जैसे आप इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे इधर जाते हुए इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी. ओके. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. दैट विल बी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्मॉल q ओवर r2. ये पोटेंशियल एनर्जी कम है. सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज है वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के बराबर होगा. इस फॉर्मूले से हम स्पीड निकालेंगे. ये बाद वाली काइनेटिक एनर्जी और ये रेस्ट से छोड़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. तो इस तरह हम उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी पार्ट. तो इस तरीके कार से हमने देखा कि कैसी चीजों को हैंडल करते हैं. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. थैंक यू सो मच.